आपको बहुतों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है 51 घंटा। 51 घंटे का कार्यक्रम हुआ था मेरे 51वें जन्मदिन पर। उसमें मेरे 51 शिष्य लोग गाए थे और 51 राग गाए गए थे। पूरे हिसाब से पूछा गया, रागिनी तुम क्या गाओगे? उसने कहा तुम पूरे घर क्या गाए थे? दो क्या गाए थे? मधुकौश और विलासखाली तोड़ी। तो जो राग रखा मैंने, इसमें कुछ लोगों को 2 राग भी गाना पड़ा, हालांकि उनकी संख्या हमने एक ही गिनी, राग 2 गिने गए, विलासखाली तोड़ी और मधुकौश 2 राग हुए, लेकिन संख्या उनकी 51 में ही उसमें थी, क्योंकि कुछ राग रिपीट भी हुए। इन्होंने भी विलासखाली गाया, तो हो सकता कोई और भी गाया हो। तो रागों की टोटल संख्या हुई थी 51। नहीं, एक आध नहीं तो 51 कैसे आएगा? जरूर किसी ने डबल गाया ही होगा, वो होता ही है। कुछ लोगों को वही राग तैयार है या बताया कि नहीं विलासखाली गाएंगे। एनीवे, तो रागों की संख्या 51, विद्यार्थियों की संख्या भी 51 और 51 घंटे। आपको पता है 51 घंटे कितने होते हैं? 2.5 दिन। जिस दिन शुरू हुआ 24 तारीख था अप्रैल का, उस दिन शाम को 6 बजे, मुझे लगता है जयंती का छोटी थी उसी से शुरू हुआ था। और उसके बाद वो दिन, वो 24 तारीख को तो गया ही, फिर 25 तारीख को फुल डे, सुबह भी रात भी दोपहर भी और बीच रात भी कंटिन्यूस चल रहा है। उससे 25 तारीख को बीच रात आया 12 बजे। 12 बजे ही जन्मदिन मनाया जाता है? दिन में तो मनाते नहीं, 12 बजे मनाया जाता है। आजकल सबके यहाँ तो केक वहीं कटता है 12 बजे, सब बधाई भी 12 ही बजे देते हैं, दिन भर कहीं आता करता नहीं देता है। तो खैर 12 बजे वाले जो है वहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन गाना बजाना फिर शुरू हो गया और रिज्यूम करता हुआ अगले दिन 25 होते हुए 26 फुल डे चला। और बड़े दूर दूर से हमारे विद्यार्थी सब आए थे, कोई रायपुर से, कोई सिक्किम से, कोई नेपाल से, कोई इधर से, हर जगह से जो जैसा जहाँ प्रसिद्ध था सभी आए थे। जो जो अच्छा गाते थे सिर्फ उन्हीं को हम मौका दे पाए थे। इतना अच्छा गाने वाले सारे थे कि जो छूट जा रहे थे वो भी आज के हिसाब से बेहतर लोग थे, जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो 51 से बाहर के थे। मौका नहीं, अब इसमें नहीं। कुछ लोगों को ये था कि साथ में मौका दिया गया कि भाई नहीं चलो 3 लोग एक साथ गा दो, 2 लोग एक साथ गा दो, ऐसे करके। तो एनीवे, ये जो कार्यक्रम का दौर चला वो 26 तारीख को रात को 6 बजे होते हुए रात को 9 बजे तक चला। और 9 बजे मुझे गाना था, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे मैं बैठा राग हमीर लेकर के, उसी से अंत होना था मेरे कार्यक्रम से। एक बार मैं और भी गया था बीच में, 25 तारीख को दोपहर को। भूकंप किसमें आया था? 3 बार भूकंप के दौरे आए थे। नहीं था इतना संगीत। मैं हारमोनियम बजा था, इसकी मम्मी गा रही थी, समृद्धि की मम्मी मीनाक्षी, और इतना तेज हिला था वो पूरा मंच। नेपाल वालों को याद होगा, नेपाल में कुछ भयंकर सी तबाही हुई थी 25 अप्रैल को 2015 भीषण तबाही हुई थी नेपाल में, केंद्र वही था। तो हम लोग उधर अच्छा खासा भूकंप आया था उस दिन, कि अंदर बैठे हुए लोग बाहर चलते हुए नजर आए कि निकल चलो जल्दी से बाहर, अंदर नहीं रहना। बाहर लॉन था, उसमें चले गए। आप कहते रहे, हम लोग को नहीं, देखो अगर वास्तव में गड़बड़ाना ही है तो वो बाहर जाने का मौका मिलेगा नहीं। अरे जो अभी 242 लोग थे, क्या वो बाहर जाने को उतावले नहीं थे? नहीं जा पाए, एक ही जा पाया खाली, बाकी तो नहीं जा पाए लोग। 241 लोग तो नहीं जा पाए। तो सभी जाना चाहते, लेकिन अगर नहीं जाना तो हमने गाना चालू रखा, मीनाक्षी ने भी चालू रखा। उसके पहले मैं गा रहा था तब भी हुआ, क्योंकि आफ्टर ट्रेमर्स भी आते रहते, और रागिनी गाई तब भी। ये कार्यक्रम 51 घंटा चला। तो 51 घंटा में क्या उस विद्यार्थियों का योगदान है जो गा रहे थे? नहीं, जो सुनने आते थे। आप सोच सकते हैं कि 51 घंटा में से 45 घंटा, 48 घंटा, 46 घंटा तक लोग जागे थे, और सब लोग अपना अपना हिसाब करते थे। महीने पिछले 24 घंटे से हम सोए नहीं, कोई कह रहा है 30 घंटे से नहीं सोए, कोई 35, या घर जा भी रहा है 2 घंटा सो रहा है, तुरंत वापस आ जा रहा है। बीच रात में हमने सोचा कि 2-4 लोग रहेंगे, जैसे कीर्तन होता है कभी कभी मंदिर में अखंड। अब अखंड वालों की स्थिति ये रहती है कि रात में चल रहा है, माइक में आवाज आ रही है,
झांक के देखो तो हम तो कभी बीच रात वाले हैं बारे हुए, मान लो कोई नहीं बैठा है, सिर्फ जो कीर्तन कर रहा हुआ है, जो मालिक है वो भी सो गया जाके, जिसने कराया था, जजमान जिसको बोलते हैं, जजमान भी सो रहा बेचारा, गला बैठ चुका है, दिन भर गाते हैं। अगली टीम आएगी कब तक चलाना है, आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो जाएगा तब नया आएगा। तो इधर बहुत होता है, गोरखपुर साइड में बहुत होता है अखंड रामायण। मंगल भवन की तो जो हालत होती है, खैर सुनने वालों का ज्यादा खराब रहता है, क्योंकि माइक जरूर लगाते हैं, ऐसे कर सकते लेकिन नहीं, माइक लगाते। हम लोगों ने भी अपने यहाँ माइक लगाया था, बाहर नहीं लगाया था, तो जिसको सुनना है अंदर आके बैठा होता। जब उसमें फिर जब 51 घंटा के मेरे 50 घंटे हुए और 51 होना था मेरा गाना, जब चल रहा था, 51 से थोड़ा ऊपर ही गया हो, सब हमारे स्टूडेंट लोग एक दूसरे से गले ऐसे मिल रहे थे जैसे कि ईद के चांद का दीदार हो गया। 51 घंटा, बड़ी अनबिलीवेबल था। कैसे करेंगे? जब हमने इसका प्रस्ताव रखा था हमारे विद्यार्थियों के सामने, ऐसा क्यों नहीं करते, तो लोगों की आंखों में अविश्वास था, कैसे करेंगे 51 घंटा। अभी बहुत लोगों ने कहा 61 नहीं करेंगे, 60 नहीं करेंगे। हमने कहा हमारे में ना उतना दम रह गया है, ना हमारे विद्यार्थियों में लग गया। जरा सोच के देखना कितना जाग सकोगे। 60 घंटा हम करते चल, 62 घंटा अगले साल। पहले बोल दी ना, कौन बोल दी? ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, एक चलता रहेगा, उधर खाना खाते रहेंगे, इधर टीवी, इधर मोबाइल। मोबाइल में गुरुजी को दिखाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, जानते गुरुजी देख रहे हैं, तो सामने टीवी में गेम चल रहा है, वो क्रिकेट IPL है, वो देखना जरूरी है। वो देखते रहेंगे, इधर मोबाइल में जुड़ जाएंगे। गुरुजी बोल रहे हैं म्यूट कर दे, साउंड सुनने की भी जरूरत है। आज उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ पे विद्यार्थियों का स्तर जो पहले कभी नहीं हुआ था वैसा किया है। अब इस गिरने में हम अपनी भी योगदान मानते हैं कि अब हम ऐसा अच्छा नहीं सिखा पाते, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग ये मान लेते हैं शिल्पायन बर्बाद हो चुका, चलो ये भी मान लिए, लेकिन साथ में तुम लोग भी बर्बाद हो गए। रियाज बिल्कुल नहीं होता है। तो आज सबको हम यहाँ से सबसे पहले बोलते हैं हैप्पी फादर्स डे। बोलो फादर्स डे में गुरु भी आता है, घर के मामा, दादा, नाना सभी फादर्स डे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर एक फादर बैठा है। जैसे हम एक घर में गए तो वहाँ थोड़ा ना वो पुराने घरों में जैसा होता है ना, बहुत एक होता है तानाशाही टाइप का रहता है। पिताजी आ गए तो बच्चे लड़के लोग चुप, उसके बाद अगर पिताजी चलेगा तो बड़ा भाई सामने आ गया, छोटे भाई लोग चुप, माने वो तो चलता है ऐसे। मजा ले छोटा बोल दे उसके सामने, बड़े के सामने। तो बड़ा पिताजी आए, आके उन्होंने अपने बच्चे बैठे बैठे यहाँ पे सोफा में पसरे हुए, जा जाके आटा पिसा के आओ। उसमें आटा पिसाया जाता था, पैकेट में नहीं आता था उस जमाने की बात। आटा पिसा के ला, तो अपना वहां तक बोलने की हिम्मत नहीं होती। जैसे पुलिस वाले में होता है, कोई डांटता तो कहता सर सर, जो भी कहे एकदम तुम्हारे यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है सर, बस इतना ही बोलते, सर के आगे यस नो कुछ नहीं बोलते, हमने देखा है। तो वो बोले हाँ भी नहीं बोला, माथा झुका के बोला ठीक है, और सब लोग उड़ गए। मैंने उड़ गए, तब तक पापा को चले गए, फादर गए। अब जो बड़ा भाई था उसके अंदर से फादर चल गया, वो अपने छोटे भाई को बोला कि तब से बैठा नहीं है, जो क्या कौन आटा, वो उसको डांट दिया। अब वो चला गया। फिर कैसे सबके अंदर पापा होता है, वो छोटे वाले का भी कोई छोटा होता तो उस पर बताता। हर लड़की के अंदर भी पापा होता है, वो अपने भाई को बहन को डांट देते, भाई खाली कर पढ़ाई लिखाई करता नहीं। हम सुबह से यहाँ से तक खटे जा रहे हैं कि आके रसोई में काम करें, खाली बैठे हुए, तो बड़ी दीदी डांटती है तो वो भी पापा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो पापा कौन होता है? पापा सबके अंदर है। इसलिए हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। सभी पापा है कहीं ना कहीं, नहीं है तो हो जाएंगे। वो लड़कियां भी हो सकती, लड़के भी हो सकते हैं, और मदर वो भी सबके अंदर होता है। हर पापा के अंदर मम्मी होता है। जैसे भूख लगी तो छोटा भाई अगर दीदी कुछ खाने को बनाओ ना, मैगी बनाओ ना, तो इतनी भूख लगी तो दीदी बोलती है कि बस बैठो बनाते, चलो हम लोग बनाते, दोनों जाके बना रहे। तो उसके अंदर की मम्मी है वो।
अब वो मम्मी बड़े भाई में भी हो सकता है, बड़ा भाई भी छोटे भाई को कहता है रुको भाई बनाते हैं, चलो अच्छा हम लोग बाहर जाके गोलगप्पा खा के आते हैं। तो उसके अंदर क्या खाना खिलाने की प्रवृत्ति है मम्मी लोगों का। तो एक मम्मी का प्यार एक पापा का प्यार दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो इसकी कमी है वो उसे पूरा करता है, इसकी कमी को वो पूरा करता है। और कभी कभी सभी के घर में पापा मम्मी ऑपोजिट होते हैं। जो पापा होता है वो मम्मी की तरह होता है, सॉफ्ट, कायदे से बात करने वाला। अब मम्मी जो है झाड़ू लेके खड़ी है, तो वो झाड़ू वाला जो है, झाड़ू वाली जो है ना, वो पापा है। और ये पापा जो है हमेशा हाँ बेटा ठीक है बेटा कल ले चलेंगे, तो वो मम्मी है। तो मम्मी और पापा भी आपस में रोटेट होते रहते हैं। तो इसीलिए सबके अंदर एक पापा है आज के दिन में, जो कि पापा को याद करता है इसलिए। तो पापा सबके अंदर है, उनको उस पापा को सबको प्रणाम करते हैं, हम भी करते हैं आप भी करें। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि हम लोग सा लगाए सरल साधन, कुछ चीजें हम लोग फिर से एक बार ना रिव्यू करते चलते, इसलिए कि हमें पता है ज्यादातर लोग बहुत सारी चीज भूल गए। कल हम लोगों ने संस्कृत का श्लोक गाया था, उसका नाम क्या था, उसका राग कौन सा था, वाह वेरी गुड, वसंत मुखारी, जिसमें वसंत मुखरित हो रहा। किस उसके थोड़ा सा एक और कठिन प्रश्न हमारे, क्योंकि टीचर हमेशा एक प्रश्न आगे जाता है, तो उसका हाँ तुम लोग भी अपना ऑनलाइन वाले ही बोलते रहो। उस पे वो जो हमने बताया था मेल करता है, कितने मेल करता है टोटल उससे 72, वेरी गुड। और यहाँ सब एकदम आगे से बहुत तगड़ा जवाब आया, तुम लोग को मिल रहा होगा 72। अच्छा 72 मेल करता किसने शुरू किया था, वेंकट मखी ने। उनके पुस्तक का नाम क्या था, ये जो वसंत मुखारी था इसके मेलकर्ता का नाम क्या था, ठीक है याद करो, कठिन है, याद करो कुछ लोगों को याद है, बकुला भरणम, ठीक है बकुला भरणम, ये उसके मेलकर्ता का नाम है। सबसे पहला मेलकर्ता कौन सा होता है, एक नंबर कनकांगी, ठीक है। तो कनकांगी होता है सा रे रे मा पा रा गा सा धा गा पा मा रे रे सा, दो रे दो धा, उसको गाते लेकिन दोनों को रे नहीं बोलते, सा रे गा मा पा धा रे सा नी धा पा मा गा नहीं है, हम लोग उसको गा नहीं मानते, लेकिन पुराने हिसाब से यही ग था, ये शुद्ध ग था, ग रे सा। एक बड़ी खास बात है, जैसे हम बोलते सा शुद्ध स्वर है, इसका कोई कोमल नहीं होता, कोई तीव्र नहीं होता, उसका हम लोग शुद्ध रे किसको बोलते, सा रे, सभी जानते हैं। तो ये बीच में जो छूट रहा है इस क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको बोल देते हैं, एक स्टेप डाउन है तो क्या बोलते हैं, कोमल। लेकिन ये कोई प्रश्न कर सकते हैं आप उसको शुद्ध इसको कोमल क्यों बोलते हैं, ये शुद्ध और वो तीव्र क्यों नहीं है, सा शुद्ध रे तीव्र रे, ऐसा क्यों नहीं बोलते, दिक्कत क्या थी इसमें। फर्स्ट अवेलेबल कौन सा है, सा के बाद अगला कौन सा है, कोमल रे है। तो जब अगला कोमल रे था उसको कोमल रे को अलग क्यों मानो, उसको शुद्ध रे मानो ना। ये हमारे पुराने स्वर का आधार है, जो आज भी दक्षिण भारत की पद्धति में चल रहा है। हमारे यहाँ बदला हुआ है, हमारे यहाँ नेचुरल नोट्स, हम लोग गलत नहीं है, हमारे पीछे आधार दूसरा है। ये हम लोग को हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हम सही वो गलत, ऐसा नहीं होता है, वो अपनी जगह में सही, हम अपनी जगह पे सही। उनके में भी कुछ खास बात है, हमारे में कुछ खास है। अगर हमने उनको अप्रिशिएट किया, बोले कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि हम बुरे लग रहे हैं, हम भी अच्छे। उसको अच्छे लगने बोलने से हमारा थोड़ी बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमें दूसरों की तारीफ करनी चाहिए, ये ज्यादा मुश्किल काम है, ये साहस का काम, करेज चाहिए। कोई गाना अच्छा गा रहा है तो हम जाकर उससे कहें कि क्या गायो भाई आज, वाह आज तुम्हारा भाग्यश्री, वाह मजा आ गया, ये हम कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का खराब हो गया, मैं खुद भाग्यश्री गाने की स्थिति में नहीं है, मेरा रियाज करो।
जब अपना खराब होता है तब आप दूसरे को अच्छा नहीं बोल पाते, छुप के बोलते हैं आड़ में। कब? फेसबुक पर छा गए ब्रो, तो कॉपीड है, बस खाली पेस्ट करना है, वाओ छा गए ब्रो। वो नहीं, सामने से दिल से तारीफ करना। दिल से तभी तारीफ कर पाओगे जब आप खुद अच्छे से करोगे। जब तुम्हारा रियाज चौचक रहेगा, चकाचक रहेगा, तब आप दूसरे को बता पाओगे कि वाह क्या है। इसलिए अच्छा गाना बजाना नहीं, गाना बजाना सुनना वो एक साहस का काम। अगर आप खुद से पूछ के देखिए कि जब आप किसी का लगता है कि हम जाएंगे तो नमन का गाना, नहीं पता नहीं नमन कहीं अच्छा न गा दे, तो सोचेगा कि जेबे नहीं करेंगे उसके सामने, हम जाएंगे ही नहीं सुनने के लिए। क्योंकि हमें नमन को फेस नहीं करना है, हमें अपने को फेस करना है। उसमें मेरी पोल खुलती है कि मैंने तो रियाज किया ही नहीं, जाएंगे सुनने के लिए तो फिर मुझे तो अपना शीशा दिखाई देगा। तो हम अपना शीशा नहीं देखना चाहते हैं, हम दूसरे को शीशा दिखाना चाहते हैं, तुम ऐसे तुम ऐसे। और वही कोई बहुत खराब गा दिया बेसुरा, अंदर से खुशी होती है, वाह देखो बर्बाद है, ये रियाज नहीं कर रही है, ये रियाज नहीं कर रही है, देखो हम करते हैं। ये भी बहुत अजीब खुशी है, ये भी कायरों का काम है, ये भी कायरों का काम। हिम्मत का काम नहीं है दूसरों को खराब बताना, दूसरों को अच्छा बताना, दूसरों की अच्छाई की तारीफ करना, ये हिम्मत का काम है। तो वो दूसरे की वही तारीफ कर सकता है जो खुद रियाज करता हो। इस बात में थोड़ा विचार करके देखना, इस बात में तुम लोग को पचा कि नहीं है बात, ये बात तुम लोग को समझ में आई कि नहीं, क्या ये बात है, वास्तव में ऐसी बात है? कभी पूछो तो खुद ही लगता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच के देखना, गड़बड़ है। अगर आप दूसरे की खुले रूप से तारीफ नहीं कर सकते, अच्छाई की ही तारीफ करना है, बुराई की नहीं करना है। बुराई को बुरा बताने में भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की अच्छाई खोजना भी इतना कठिन काम नहीं है। जो बहुत बुरा भी है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। उस अच्छे को तारीफ करना, उसके बारे में अच्छा बताना, या कोई छोटा है तो खुद पापा बन जाना, फादर, तो ऐसा करो नमन, ऐसे नहीं ये वाला करो और तुम्हारा अच्छा होगा। हम देखो करते हैं, कभी आ जाए करो मेरे पास आओ, तो हम लोग बुलाते हैं, आज आओ पनीर की सब्जी बनाए सब खाएंगे। ये नहीं बोलते कि चलो आज आओ आज रियाज करते, कौन बोलता होगा दूसरे से अच्छा? न खुद करेंगे न दूसरों को बोलेंगे। तो इन चीजों को बढ़ावा दो आपस में। चलो आज हम लोग साथ बैठते हैं, कल गुरुजी बहुत अच्छा बारिशी सिखाए हैं, साथ में बैठते हैं एक दूसरे को लेकर के। कोई तबला बजा के इसको बुला लेते हैं, विशाल को बुला लेते हैं, साथ में पनीर भी खाएंगे और साथ में रियाज भी होगा। सोचेंगे 2 घंटा रियाज करेंगे, जब साथ बैठेंगे तो 4 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। रियाज तो ऐसा ही होना चाहिए। तो साथ किस लिए करो? एक दूसरे को उठाने के। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि जीवन का उद्देश्य है अपने अंदर के प्रकाश को, अपने अंदर की प्रकाश को और उज्जवल करना। तुम लोग को भी हमारी आवाज आ रही है दूसरे से? ये वेदांत सिंह एंड और ग्रुप जो भी लोग हैं इधर 5-6 लोग। हाँ, अगर इस वाले में नहीं आवाज आ रही तो उधर वाले में ट्राई कर लेना, दो लिंक गया होगा। अगर इसमें नहीं आ रहा तो उसमें देख लो, उस वाले में नहीं आता तो इसमें कर लो। दोनों ही ऑन है, बगल बगल रखा है, दोनों सेम मोबाइल है, इसलिए दोनों में आवाज एक ही प्रकार की आनी चाहिए। कोई शिकायत हो अपने उसमें भेजो। कुछ बोला तुमने? अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा बोला। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा क्या जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने अंदर के आलोक को, प्रकाश को पहचानो और उसको बढ़ावा दो। ये तो जरूरी है। खुद प्रकाशित हो गए तब दूसरे को प्रकाशित कर पाओ। उसके बाद दूसरा काम होता है दूसरे के अंदर के प्रकाश को और बढ़ावा देने में, उसको और प्रकाशित करने में अपना योगदान। वो कैसे कर सकते हैं? वैसे ही जैसे मैं अपनी इस पोस्ट पे पहुंच चुका हूँ कि मैं यहाँ बैठ करके तुम्हें अच्छा कराने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सफल
या असफल कोशिश कर रहा हूं। कहां तक हो पाएगा मुझे पता भी नहीं है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम तो अपनी कोशिश की, कोई हमसे ये नहीं कर सकता कि मैंने प्रयास नहीं किया। 3 दिन से बकबक 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 दिमाग खराब की, तो करना चाहिए, हमें करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। अगर हम ये नहीं करते तो हमें खर लगता, मेरे में साहस है कि मैं करूँगा। इसीलिए मैंने आज लिखा था कि हमारे सोए हुए विद्यार्थी कब जागेंगे, पत्थर पर कब फूल खिलेगा। पता नहीं कितने लोग पढ़े आजकल, सब गुरुकुल को आर्काइव में डाल दिया ऊपर। कभी कभार हफ्ता 10 दिन में एक बार ऑन करके सिर्फ डिलीट करते। कितने पोस्ट है? बोले 112 है। कभी पढ़े या नहीं पढ़े, ऊपर से अपना रीड ऑल या क्लियर ऑल, काम खत्म। मोबाइल उसी से भर जाता है ना। अच्छा, यही करो, डिलीट किए रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब हम इस बात पर आते हैं कि हमें सुनना किसे चाहिए। अभी हम कह रहे हैं कार्यक्रम होगा तो आके सुनो, अच्छी बात, ये तो है ही है काम, लेकिन क्या यही सुनना काफी है? नहीं। क्या सुनना चाहिए? सबसे पहले हमने जिसको फॉलो करने की फॉलो करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि हम इस व्यक्ति को फॉलो करेंगे, मैंने इसको गुरु माना है या इसको अपना मेंटर माना है, इसको हमने अपना मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ऐसा कुछ माना है हमने अगर, तो हम उसके प्रति पूरी ईमानदारी रखना मेरा पहला धर्म है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम मुरारी बापू की कथा सुनते हैं तो हम किसी और की ना सुने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उनका सुनना, अगर हम उनको गुरु माने हैं तो हम सुनेंगे, और हमने उनको गुरु मानने के अलावा भी किसी को सुनना है तो वो भी सुनेंगे। तब किसको सुनना है? तो सबसे पहले हमने जिनको गुरु माना है, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो मेरे आदर्श हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारे मेंटर हैं, गाइड हैं, फिलोसोफर हैं, उनको मैं सबसे पहले सुनूंगा। ये मुझे एक रिचुअल की तरह, जैसे पुराने लोग थे, सुबह उठे तो कोई भी हो सकता है, वो ओशो का भक्त हो सकता है, तो वो ओशो का रिकॉर्डिंग चलाता है, सुनता है, रोज सुनता है, आधा घंटा सुनने के बाद तब वो दूसरा कुछ करता है, और किसी और का है तो वो उसका सुनता है। तो ये पहला काम उसको जरूर करना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या है? गुरु से संबंधित लोगों को, क्योंकि संगीत सीखने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है उसकी शैली बन पाती, उसकी शैली को हमको पकड़ना है। सबकी थोड़ी शैलियों में फर्क होता है। इसको आप घराना बोल सकते हैं या अलग अलग शैली बोल सकते हैं। घराना शब्द से थोड़ा सा संकुचन आ जाता है, थोड़ा सा नैरो माइंडेड बात आती है। घर, क्योंकि केवल अपने घर में ही अपने घर के लोगों की बात सुनेंगे, हम अपने पापा की बात सुने, मम्मी की बात सुने, बगल में ताऊ जी है उनको कुछ समझते ही नहीं, ये भी कोई बहुत अच्छी बात है। वैसे हर ताऊ जी का सुनना भी नहीं चाहिए, क्या पता वो सही है या नहीं। तो सही और गलत का निर्णय भी लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सम्मान आदमी करता है, अपने पटीदारी में करता है, थोड़ा और जाके कम से कम गाँव के लोगों का करता है, और थोड़ा आगे जा करके हमसे संबंधित लोगों का करता है। ये करना चाहिए, लेकिन घर शब्द से एक संकुचन आता है कि केवल सिर्फ घर की बात है। तो पहले ये संकुचन था, ये नैरो माइंडेडनेस, ये संकीर्ण मनोवृत्ति हमारी थी। हम केवल ग्वालियर घराने के, तो केवल ग्वालियर घराने की बात सुनेंगे और आगरा वाले को बेवकूफ समझेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं थी, ये क्यों होना चाहिए? आगरा घराने में भी कुछ अच्छी बात हो सकती है, हम ग्वालियर घराने के हम वही करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आगरा घराने को नहीं सुनेंगे, बनारस घराने को बेकार समझेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चीजें इंस्ट्रूमेंट वालों ने बहुत अच्छे से वो कर लिया, गायन वाले लोगों ने बाद में किया। गायन वाले लोगों ने उन्होंने इसको सोचा कि नहीं, घर तो अपने घर में ज्यादा से ज्यादा अपने ही घर में सिखाना, अपने ही, अगर कोई बाहरी सीखता भी था तो ज्यादातर लोग अपना घर में कोई इसको दामाद बना ले, अपने किसी बेटी से शादी कर दे, किसी भतीजे से शादी करके उसको घर के अंदर समाहित करके तभी सिखाते थे शांति। तो घर के अंदर वो रहते थे, उसको बाहर नहीं जाने देते थे, इसलिए कि हमारी चीज बाहर न चली जाए। ये नैरो माइंडेडनेस है ना, तो हम इसको क्यों करेंगे, इसको ऐसा
तो हमको उसको हटा देना चाहिए। तो अब ये बात नहीं रह गई, लेकिन शैली बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे शैली में क्या है, एक घराने में भी एक तरह के नहीं होते लोग, जैसे एक घर में एक तरह के लोग नहीं होते। एक चाचा बड़ा अच्छा है, सुबह उठ के बाद पूजा पाठ करता है, दूसरा चाचा शाम को जग शराब की बोतल लेके बैठता है। ऐसा हो सकता है, तो हमें किसे फॉलो करना है? तो शैलियां अलग अलग एक घराने में भी बहुत नहीं है। अगर तुम लोग उसमें विचार करोगे, अच्छी तरह सुनोगे, तो हाँ, तुम देखोगे कि ग्वालियर घराने में इतनी अलग अलग प्रकार की शैलियां आई हैं जिसको हम एक घराने के अंदर बांध ही नहीं सकते। हमको लगता ही नहीं है कि हम ओंकारनाथ ठाकुर जी की गायकी, पलुस्कर जी की गायकी, जो उनके गुरु जी हैं, उनकी गायकी में कोई समानता है। दोनों में बहुत अंतर है, शिष्य गुरु में भी अंतर है। अच्छा, मान लो दोनों की एक खास शैली है, वो भी मान ली एक है। वहां से हम चले आते हैं शंकर कृष्णराव पंडित, कृष्णराव शंकर पंडित, या एल के पंडित, जिनको लक्ष्मण कृष्णराव पंडित, या उनकी बेटी मीता पंडित और वो बेटा मीता उधर है। तो उन लोग के गाने की पद्धति और इन लोग गाने की पद्धति बहुत अंतर है। पलुस्कर जी के सभी शिष्य लोग लगभग अलग अलग गाते थे। विनायक राव पटवर्धन जी का तराना और उनके गाने का ढंग, ये सब चीजें अभी तुम लोग जब तक विचार करके सुनोगे नहीं, तब तक नहीं आएगा समझ में। उनके विनायक राव पटवर्धन जी के गायन का ढंग और उनके तराना गाने का अंदाज, जो उन्होंने बाद में सुनंदा पटनायक जी को सिखाया और लोग किया, वो जो तराना गाने का जो अंदाज और सब कुछ था, वो बाकी लोगों को नहीं है। वैसे ही कुमार गंधर्व जी की गायकी है, वो देवधर जी से सीखे। देवधर जी का गायन हमने जितना सुना है उनसे कोई मेल नहीं है। वो उनको गुरु मानते थे, गुरु उन्होंने सीखा सब कुछ किया, अपनी गायकी अलग तो नहीं। तो इसलिए हम लोग आजकल शैली की बात करते हैं। तो जिस शैली को हम सीखना चाहते हैं, जिस शैली को मैंने फॉलो करने के लिए निर्णय लिया, संकल्प लिया है, उस शैली के लोगों को सुनना बेहद जरूरी। तो उससे सबसे बड़ी अच्छाई बात यह है कि जो गुरु है उसके जो खास अच्छे शिष्य हैं उनको सुन लीजिए। अगर हमारा गाना आपको अच्छा लगता है तो शो करता सुनिए, फिर आप शो सुनिए। यहाँ पे आपको मान लीजिए डालिया का सुनिए, डालिया मुखर्जी का सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये लोग एक ही नाव के सवार लोग हैं, कि इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये जो एक पद्धति या शैली है, उस पद्धति को फॉलो कर लेना बेहद जरूरी। तब नंबर आता है। अगर उसके बाद भी सुनने का जज्बा बचा है, तो आप किसी भी मास्टरों को उठा करके, किसी भी अच्छे कलाकार को उठा करके उनका सुनिए। उसमें से भी हो सके तो पहले जो राग सिखाया जा रहा है उन रागों को सुन लीजिए, कभी दूसरा भी सुनिए। तो कुछ लोग बहुत सुनते हैं, उनको इसका बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। आज ही हम बात कर रहे थे, हमारे एक सूरत के विद्यार्थी है, वो बहुत सुनते हैं। तो उन्होंने क्या क्या सब तरह तरह की चीजें बनाई। बोले सुनने की वजह से हमारा इतना एनरिचमेंट हुआ है। ये संवर्धन जो है हमारे अंदर के कलाकार का है, ये बेहद जरूरी है। खाली जितना सीखे उतना गाए और उतना ही अपना काम चलाए, ऐसे नहीं बनता है कोई कलाकार। कलाकार बनने के लिए बाकायदे अपने ज्ञान को चहुमुखी विकास करना पड़ता है। उसमें और जितना ज्यादा से ज्यादा एनरिचमेंट बढ़ता चला जाएगा, समझदारी बढ़ती चली जाएगी, उतना उसमें फायदा करेगा। तो हम निश्चित तौर पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर सुने, ये बेहद जरूरी। इधर से कोई एक या दो लोग वहां में बैठ जाते, खाली पड़ा है जो ऊंचे पर, तो अच्छा रहता। मेघा चलेगा, वैसे मेघा बैठ जाओ वहाँ पे, तो हाँ वहाँ जाके बैठ जाओ, उसके मैम के बगल में, तो ये दरवाजे के पास थोड़ा खाली रखो, खुल नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। एक दो बैग्स वगैरह वहीं पर रख सकते हो, मेरे ख्याल सब हो गया है। तो ये जो सुनने का तरीका है, गुरु का सबसे पहले, गुरु भाई गुरु बहनों का दूसरे स्तर पर, उसके बाद तीसरे स्तर पर, उससे संबंधित और भी लोग कोई है तो, और मास्टर्स लोग। ये सुनने का पद्धति आप अपने अनुसार उसको बनाए रखिए। कौन सा किस दिन सुनेंगे, कौन आगे पीछे, जो सुनता है उसी को आता है सीखना। ये तो 100% बात है। प्रोग्राम में जाना तो बेहतरीन बात है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अब तो इतनी सुविधाएं हैं कि हर आदमी आपकी उंगली की नोक पर है, तो उसका अगर फायदा नहीं उठाए तो फिर फायदा क्या हुआ उस चीजों का।
जो आज आपके पास हर चीज मौजूद है। एक स्पेलिंग नहीं आती है, तुरंत आप उसको चैट जीपीटी में या कहीं मेटा एआई में, चाहे कहीं पर क्या कहते हैं, दुनिया भर का जेमिनी से भी कई तरह का है, कहीं ना कहीं इसको डाल देते, टप से उसका जवाब आ जाता है। कुछ भी आपको किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अब ये किसी हमारे विद्यार्थी ने, उन्हें कलकत्ता में सीखते हैं ऑनलाइन, वो भी हमसे बड़े हैं, तो वो हमसे बोले कि इसमें ये शब्द लिखा हुआ है, आपने बताया है। तो आज हम फेयर कर रहे थे, तो हम उसको भातखंडे जी की किताब में देखा, वो किताब पढ़ते हैं, पुराने लोग हैं, तो किताब अब आजकल कौन पढ़ता, तो वो किताब में मैंने देखा उसमें ये थोड़ा फर्क था। हमने कहा देखिए हम वही सीखा है जो हम अपने गुरुजी से सीखे। उस जमाने में हम लोग संदेह या किसी तरह का प्रश्न इतना करने का अलाउड नहीं था, आज आप पूछ सकते हैं, तो हम ऐसा सीखे हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि वो सही है आप वो करिए, हम मना नहीं करेंगे। तो ये चीजों के लिए भी आपके पास गुंजाइश है कि आप जो चीज सीखे हैं उसको आप बिल्कुल उसको अपनी कसौटी पर देखिए कि सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु जी हमको गलत बता रहे हैं। आजकल हर आदमी ऐसा करता है। डॉक्टर दवाई देता है, जाकर के पहले नेट में खोज के देखते हैं कि इस दवाई के कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, जो बहुत सारे लोग खोजते हैं, परेशान भी रहते हैं उसी में, लेकिन करते भी हैं। शायद थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। तो इस पर ये बैलेंस बनाकर थोड़ा बहुत करना चाहिए। ये बात भी समझ लो कि हमको जो सुनना है उसको हम अपने कसौटी में जांचना। हम जिस किसी चीज को विलंबित सीखे हैं, तो वो मालूम चला कि दूसरी जगह वो छोटा ख्याल में गाया जाता है, रे सूरज झाए सूरज झाए, सुना दलिया ने सुना है वो गाना किन से, याद नहीं है लेकिन कोई बताओ? दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी से, उनका ये है। और हम लोग गाते हैं कि नहीं, रे सूरज हमने ऐसा सीखा है। बाद में हमने चेक भी किया, संजोग से मेरा ही वाला सही था, इसका अपोजिट भी हो सकता था, मेरा गलत उनका सही भी हो सकता था, लेकिन ठीक हमने जो सीखा मेरे लिए है, हम उनको गलत नहीं बोलते, वो उनका अपना डोमेन है, उस डोमेन में वो क्या करते हैं वो मेरे डोमेन से क्लास जब तक बहुत नहीं करता हम आड़ जाते हैं अपने डोमेन को लेकर के, हम उसमें भिड़ते नहीं कि उन्होंने तो ऐसा गाया है, गुरुजी से पूछने लगते हैं, ये भी कोई तरीका नहीं। हम अपने को जांच लेंगे, हाँ जो गुरुजी सिखाया है इसमें बड़ा अच्छा है, ये हमीर का बड़ा ख्याल तो बहुत सुंदर है, तो ऐसे तो ये सब थोड़ी आज हम लोग थोड़ा गूढ़ बात ज्यादा कर रहे हैं इन सब बातों में। कल थोड़ी हल्की बात कर रहे थे, आज थोड़ा अंदर की बात कर रहे हैं कि हम लोग सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, ये सब भी तो जानना चाहिए, तभी तो सुन पाओगे। क्योंकि बस बैठे सुनने अपना बंद किए चल दिए ऐसा नहीं होता, उसके साथ साथ अपनी बुद्धि को ऑन भी रखना चाहिए। क्या करने प्रोग्राम में गए, क्या क्या सुनने में आया, तो वो सब भी सुनो, लेकिन अपने हिसाब से अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। अब आती है बात, कल जो बताए थे कि पहले हम लोग कल जब बात किए थे सर्ग साधन, उसके बाद सा के दो हो गए, पहले सा का रियाज केवल सा का, बाद में सा के सहारे किसी एक राग को आलाप करना। तब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट कल जो बताया तो वाला नहीं, कल तो समोसा था, तीसरा पॉइंट वो छोड़। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, हमारे पास ये ऑप्शन रहता है या तो राग गाना शुरू कर दें या फिर अलंकार करें। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आरंभिक विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी स्वर साधना शुरू ही किया है, अभी उनको पूरी समझ नहीं है, तो हम उनको अलंकार पहले कराते हैं और राग बाद में गाने के लिए बोलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे जो थोड़े इनिशियल एलिमेंट्री क्लासेस होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के थोड़ा ऐसे विद्यार्थी जो अभी नया शुरू किए, उनके लिए उनको सबसे पहले अलंकार कराया जाता है। राग सुनिए पहले कराते हैं। और जो अधिकतर बड़े बैच में है उसमें हम लोग अलंकार नहीं भी कराते हैं, और कराते भी हैं तो बाद में लास्ट में। तो मेरे ख्याल से इसको निर्णय आपको खुद लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर इस समय हम राग गाने की स्थिति में उतने अच्छे से नहीं आ पा रहे तो अलंकार जरूर करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप राग में गाएं। अभी हम स्वर साध रहे हैं, कल आज हम रोटी बना रहे, रोटी खाएंगे सब्जी कल, ऐसे थोड़ी होता है।
रोटी बनेगी तो सब्जी भी साथ बनेगी। ऐसा अच्छा सब लोगों ने मन एक ऐसा हम सवाल पूछे जिसका सब जवाब देना चाहिए, लेकिन हर एक आदमी अपने मन सोचे। खाना कौन कौन पूरा बनाता है? मन सोचे रहो, बताने की जरूरत नहीं है। क्या सोचते हम लोग पूरा बनाते हैं या ऐसे ही अधूरा खा लेते हैं? जिससे भी हम पूछते हैं, अक्सर हम लोग जो हमारे बहुत नजदीक में आते हैं, थोड़ी देर समय मिलता है तो पूछते हैं हाँ आज क्या बनाया, क्या खाए, क्या बनाई, पूछते। तो पूछने के बाद हमारा स्टैटिस्टिक्स बताता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स मेल कर देना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ज्यादातर लड़के पूरा खाना बनाते हैं। आश्चर्यजनक लेकिन सत्य, ज्यादातर लड़के खाना पूरा बनाते हैं, जो भी बना के खाते हैं। वे दाल चावल सब्जी रोटी चारों भी बनाते हैं प्रतिदिन, चारों भी बनाते हैं। इफ नॉट, चावल छोड़ दिया तो दाल रोटी सब्जी। अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम रोटी और सब्जी। ज्यादातर लड़कियों की स्थिति है आज मैगी खा लेते हैं, आज बाहर से मोमो लेके आ जाएंगे, उससे काम हो जाएगा। बहुत बार हफ्ते में एक दिन पनीर बना लेंगे। इस तरह से ज्यादातर लड़कियों की स्थिति। जिस दिन वो बहुत उनको लगता है कि आज हमें अच्छा बना के खाना है, कभी तो लगेगा ही बाहर नहीं खाना, खुद बना के अच्छा खाना है, तब वे कढ़ाई में तेल डाल करके पूरी बछाने लगती है, क्योंकि पूरी आसान होता है। पूरी खा करके किसी तरह से गुजारा कर लेती है। ब्रेड ला करके किसी तरह से उसमें मक्खन मारे चाहे नहीं मारे, किसी तरह से खा के काम चला लेते हैं। लेकिन लड़कों में ब्रेड खा करके रहने वाले बहुत कम है। अब तुम लोग को इसका उल्टा लग रहा हो तो हम कोई हो सकता है मैं गलत हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि जितना वो दिखाता है वो तो अच्छा होता ही, जितना वो नहीं दिखा तो उल्टा ही कभी कभी रहता है। तो चलिए वो तो एक बात हुई, हम उस पर नहीं जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स गलत भी होता है। अगर हम 70% मान लें हमारे सच्चाई है बात में, तो 30% नहीं भी है। तो अगर ऐसा है तो दोनों लोग अपना अपना सुधार करो। दोनों लोग क्यों सुधार करो? क्योंकि अगर दोनों टाइम लोग दाल चावल सब्जी बनाने लग जाएंगे, रोटी चारों, तब तो फिर रियाज हो चुका। क्योंकि ज्यादातर लोगों को 2-2.5 घंटा इसमें लग ही जाते हैं बर्तन मांजते हुए, और थोड़ा ज्यादा। बहुत जल्दी कोई शॉर्ट में करता है तो भी घंटा भर खाना बनाने में लग जाएगा, बर्तन और झाड़ू पोछा करने में 1 घंटा और लग जाएगा, रियाज का टाइम आधा खत्म हो जाएगा। तो ये भी तो दिक्कत है। और जो केवल मैगी खा के रहते हैं उनका तो कोई कल्याण नहीं होने वाला है, वो किसी न किसी रोगग्रस्त बहुत जल्दी होने वाले हैं। क्योंकि मोमो और मैगी आज के जमाने में रोग के सबसे बड़े संवाहक हैं। तो अगर ये खा रहे हो तो सुधर जाओ। जो भी, हम किसी से देखो जवाब नहीं मांग रहे हैं, किसी का हाथ ऊपर नहीं करा रहे, ये अपना खुद का सब लोग सोच लो। जो खुद से बनाते अकेले रहते, जिसकी मम्मी बनाते उसका प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि कई मम्मियां भी ऐसी हैं नहीं बनाती, बेटी आज चलो हम लोग ब्रेड ही खा लेते हैं, या चलो आज मोमो ही खा लेते हैं। ऐसा भी होता है। ब्लिंकिट नहीं, क्या स्विगी जोमेटो तो आजकल वो 10 मिनट में खाना भी दे जाते हैं, क्या बोलते हैं 10 ही मिनट में खाना चाहिए, तो वैसे खाना आएगा। सारे आते हैं आजकल पैकेटेड, बस सीधा खोला और दे दिया। हम गए, हमें अमेरिका में हमको बताया गया, हम होटल में ठहरे थे, करीब 11 दिन एक ही होटल में थे, होटल नॉर्थहैम्पटन में। तो हम लोग को ये कहा गया था कि आप लोग जो भी खाएंगे वगैरह उसका बिल आप ले लीजिएगा, सब रिइंबर्स हो जाए। होटल मेरा बुक ही था, तो हम कहीं भी खा सकते थे, बाहर भी खा सकते थे, होटल भी खा सकते थे। एक जगह गए तो अपने ही होटल के जो उसमें थे रेस्टोरेंट में गए, उससे कहे पता नहीं जो भी हमने ऑर्डर किया, वो खटाखट जो है वो लगा ऐसा कि बस कोई एक चीज को ओवन में डाल के गर्म करके हमें दे दिया। और उसकी स्थिति थी कि अंदर ठंडा बाहर गर्म है, और था वो हमको खा के एक ही दिन खाने के बाद हमने कहा ना, ये तो हम खाने से नहीं खाएंगे। फिर उन्होंने खोजना शुरू किया, आसपास बहुत सारे थे रेस्टोरेंट्स, कभी इससे कभी उससे कभी उससे, दिक्कतें थी। तब से हमारे एक परिचित तबला वादक जो देखी होंगे बजाए थे मेरे साथ, आशीष सेन, वो अपने जो बहुत ज्यादा विदेश जाते हैं, साल में 4 बार भी अमेरिका चले जाते हैं, तो उनका मेन काम वही है, विदेश में जाना और लोगों के साथ बजाना।
खुद भी कभी किसी आर्टिस्ट के साथ लेकर के जाते हैं और कभी कभी उनके अपने दौरे भी लगते जाते हैं। तो मेरा उनसे ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था कभी, और ना इस बार भी मेरा कोई वो था। तो उन लोगों ने पूछा था कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या आप उनको तबले में साथ लेंगे? हमने कहा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, हमको दिल्ली में मिले हैं, एक बार उन्होंने मेरे साथ बजाया, बीवल की 2 बार बजाया, इज वेरी गुड। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम उनको ही आपके सारे कॉन्सर्ट पे बुक कर देते हैं। कर दिया। वो मुझे जानते नहीं थे, हम भी जानते नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। ऐसे सब जानते हैं एक दूसरे को, अलग बात है। आज के जमाने में सब कहते हैं नमस्कार देवाशीष जी, कैसे हैं? मैंने कहा कि जी भाई नमस्ते, पहचाना नहीं मैंने। अरे पहचाने नहीं, हम आपके फेसबुक फ्रेंड हैं। तो बड़ी दिक्कत है भाई, अब उनको भी याद रखे, जिनको मिले और जिनका फेसबुक पे मिले, तो ऐसा फेस हम नहीं याद रख सकते। खैर, तो जानते तो सब एक दूसरे को है। तो वो हमको बोले, तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे क्या यहाँ ठहरे हैं, आपको पहले क्यों नहीं आप उन लोग से बोल दिए कि हम होटल में नहीं ठहरेंगे, कहीं किसी के घर ठहर जाते तो खुद बना के खाते। मैंने कहा अटलांटा में जब थे तो हम लोग ऐसे ही करते थे। उन्होंने हमको एक घर में ठहराया था, घर काफी बड़ा था, शिल्पाइन का जो जितना लंबाई है इसका 2 गुनी लंबाई का। मैंने खाली अगर खाना खा के या बेडरूम तक पहुंच गए तो खाना आधा हजम, फिर वापस आए तो फिर दोबारा भूख लग जाए, इतना लंबा चल ही रहे कि उससे चल के जहाँ पहुंचे वहां से चल के वापस आए। लंबा चौड़ा घर था। मालिक लोग कहीं घूम रहे थे, हस्बैंड मेरी दोनों बूढ़े थे, वो दोनों 80 85 साल 70। वहाँ पे थोड़ा एज बहुत ज्यादा लोग जीते, एक्टिव लाइफ जीते, जिंदा रहना काफी नहीं है, एक्टिव होकर जीते। अमेरिका में बहुत अच्छा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एक कुछ मोटापे के शिकार लोगों का बहुत खराब स्थिति है, और एक वर्ग ऐसा है जो थोड़ा इस कायदे से चलता है, तो उनके लिए 90 100 102 5 105 कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत एक्टिव लाइफ में जीते हैं। 95 साल 90 साल वाले गाना सुनने भी आते हैं अकेले या किसी के साथ। वैसे 1-2 लोग नहीं मिले कि हम 1-2 लोग की बात करते, 1-2 लोग तो यहाँ भी मिले, तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के। हम एक मिले थे 13 साल पहले जिस महिला से, उस समय उनके हस्बैंड 90 साल के ऊपर के थे, सनत मजूमदार। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में मैं शुरुआत में आने वाले भारतीयों में से हूँ। मेरे समय में ही रविशंकर जी पहली बार आए, मेरे दोस्त हैं, और ये है वो एक जो बोस कंपनी का जो स्पीकर आता है, वो बोस कंपनी के जो संस्थापक है, वो लोग आए थे, तब मैं भी आया था, उस समय की बात है। और 56 साल, जब मैं 13 साल पहले गया तब वो 56 साल उनके पूरे हो गए थे, और 56 साल में 55 साल उनकी शादी को हो गए थे अमेरिकन महिला से, फ्लोरा मजूमदार। फ्लोरा मजूमदार उस समय भी, वो तो 92-95 के थे, तो वो भी कुछ नहीं, तो समय कोई 80 के आसपास, थोड़ी छोटी थी उनसे, 80 ऐसी थी, लेकिन एजेड थी। दोनों हम लोग को बुला के खाना खिलाए, वो बांग्ला भी बोल लेती थी, साड़ी भी पहन लेती थी, और कल्चर में ढली पड़ी थी। उनके बच्चे जो थे वो वापस भारत में बस गए थे आकर के, कलकत्ता साइड में, और वो लोग वहीं रह गए, अपना ओल्ड एज वहीं बिताए, वहीं रह ही गए लोग। तो वो जब उनका देहांत हो गया तो उन्होंने मुझसे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। वो हमसे बहुत उनका घुल मिल गया था। मेरे हर प्रोग्राम में जितना भी दूर था वो जरूर आते, तो 90-92 साल वाले, तो वो आते थे सुनने के लिए। और उन्होंने जब वो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो जाते, बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं, तो समाज उनका देखभाल करता है, सरकार, आपके घर में नहीं, वहाँ पे भर्ती हो जाते लोग। वो ओल्ड एज का उनका एक अलग ही हॉस्पिटल होता है, सारी देखभाल नर्सिंग वो लोग करते हैं, घर के लोग जाते हैं, मिलते चले आते, सारी देखभाल उनकी जिम्मे है, और बड़े अच्छे से करते हैं। वो उनकी सोशल सिक्योरिटी है, ये उनको होना ही होना है। जो आप टैक्स देते हैं वो पैसा उनका इन्हीं वेलफेयर कामों में लगता है। ये सिस्टम अमेरिका का पहले रहा है, धीरे धीरे ये बहुत खराब होने जा रहा है। आज के अमेरिका से उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी पुराना अच्छा चला है। आप सोचें खाली अमेरिका की तारीफ करते हैं, ये जब भी आते जापान अच्छा है, अमेरिका अच्छा है। एक बात मैंने पहले ही कहा था, हम अमेरिका को अच्छा बताने का मतलब नहीं कि हम भारत को खराब कर रहे हैं। हम अच्छे हैं, लेकिन उनके में भी कुछ अच्छे है। ठीक उसी तरह से गाने में वो बहुत सुरीला गाता है, हम बहुत अच्छा गाते हैं, उससे मेरी कोई तुलना नहीं है। वो अच्छा है, हम भी अच्छे। तो वहां पे ये चीज बहुत अच्छी है। वो उसमें गए तो लेटे उन्होंने कहा कि वो मुझे देवाशीष के गाना सुनने की बड़ी इच्छा है। अब उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, उस जमाने में तो कोई फेसबुक तो वो यूट्यूब तो था नहीं मेरा। ये 2012 की बात है। उस समय मैं फेसबुक में यूट्यूब पे आया नहीं था, यूट्यूब हो सकता है शुरू हो गया।
तो हमने उन्होंने हमको मेल लिखा, उस जमाने में मेल लिखा जाता था, तो उन्होंने मेल लिखा फ्लोरा जी ने कि ये वो चाह रहे थे सुनना, तो हमने कहा मैं आपको भेजता हूँ। उस जमाने में मैंने बहुत पैसे खर्चा करके एक सीडी भेजी थी उनको, MP3, वो उनको सुनाते थे, वो दिन रात सुनते थे, प्रतिदिन सुनते थे, सुनते सुनते फिर उनका देहांत नहीं हुआ। वो महिला हमको इतना मानने लगी थी कि मेरा गाना सुनने के लिए आई थी, अब वो 90 के ऊपर की है, खुद से आई थी चल के। तो एक्टिव लाइफ बहुत बिताते हैं लोग, बहुत ज्यादा एजेड लोग भी वहाँ पे, लोग बात ही नहीं करते एज पर, वो एज इज जस्ट ए नंबर, जस्ट ए काउंट, सब बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ लिखते ही भर है, बात हमेशा एज की करते हैं। हम रोज कहेंगे 61 साल के तो हो गए, 60 हो गया, अब 62 है, ये है, हमरे बाबू तो 62 साल जिंदा रहे, मम्मी तो 62 में ही निकल गई, तो ऐसा हम कहते हैं। तो हमारे लड़के हमारे हमको डांटते हैं, बेटी डांटती है, बहू डांटती है, सब लोग डांटते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे फ्लोरा जी को हम देखे आए, तो ये जो संगीत सुनने के लिए जाना, ये करना, कोई मोबाइल ऑन नहीं करता, बैठ के सुनता, ये सारी चीजें जो हम लोग वहाँ पे देख के आते हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो हम लोग को तो ग्रहण करना पड़ेगा ना। उनके यहाँ गाना बजाना कम कौन करेगा जब? तो आशीष सेनगुप्ता की बात हो रही थी, वहाँ वापस आ रहे हैं। तो आशीष सेनगुप्ता बोले आप एक किसी होटल में चले गए, क्या रखा है होटल में? कहा हम खुद ही परेशान है, कौन ये होटल में रहता? वो 11 दिन से एक ही होटल, एक ही कमरे में। तो बोले कि अच्छा ऐसा करिए, हम जहाँ ठहरे हैं, हमारे शिष्य के घर में हम ठहरे, हम तो आते ही सबसे पहले कौन एक पटेल का दुकान क्या बोलते हैं, तो वो पटेल शॉप में चले जाते हैं। वहाँ क्या होता है? बोले आप भारतीय चीजें कुछ भी आप खरीद सकते हैं, मतलब तो बोले हाँ, आप जितने बंगाली साग हो चाहे ये हो, तो वो मसाले हो, जो आपको जिनके सब मिलेगा, वो इंडियन शॉप्स होता है। हम सबसे पहले वहाँ जाके हम सारा इंतजाम करते हैं, काफी मसाला घर से लेके आते हैं, खुद से बनाते हैं सब। अरे बाबा तो बड़ा अच्छी बात। तो उनको रहना है, 2.5 महीने रहना, मुझे नहीं रहना था, मुझे तो 10-11 दिन था। मैं उससे पहले 10-11 दिन किसी के घर में रह के आया था। वो लोग अपना घर वहीं छोड़ के, हम लोग के जिम में छोड़ के, सारा कुछ भर के, इतना सामान घर में भर के गए थे कि मैं वहाँ पे 2.5-3 महीना भी रहता तो हमें किराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो देख रहे हैं वही भरा लगता था, एक तो स्पेंसर उठा के गाड़ी में डाल दिया, इतना सामान घर में था, रख के गए थे कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे मेहमान आ रहे। हम लोग 4 आदमी थे, 3 हम लोग और गोस्वामी जी, तो बनता था, खाना वाना बनता था, सब सारी व्यवस्थाएं थी, खूब बनाते थे, बढ़िया। होटल में फंस गए। तो आशीष सेनगुप्ता बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, तो सारा इंतजाम कर लिए, करके अपना बोले कि अरे हम ले चलेंगे। तो शिष्य से बोले, वहां से आधे घंटे का ड्राइव था, वो लेकर के हम लोग को गए, घर का खाना खिलाया, चला दाल चावल रोटी सब्जी लड़कों की तरह। आशीष सेनगुप्ता ने फिर उसके बाद अगले इसमें ऐसा भी हुआ कि 2 दिन खाना बना के वो डिब्बे में भर करके हम लोग को खिलाने चले आए होटल में। क्या हमें पता है आप लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, कैसे भूल सकते इन बातों को, कैसे भूल सकते हैं? बाहर इतना प्रेम मिलता है, कभी कभी अपने यहाँ के लोग हैं, अभी आए हैं तो कोई बातचीत भी नहीं, पता नहीं वो कहाँ है क्या है, हमें ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी वो अजय सिन्हा एक प्रोफेसर है, वो एंशियंट हिस्ट्री या ऐसा कोई चीज़ के नहीं, आर्ट हिस्ट्री, हाँ आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर है, तो वो भी बहुत ध्यान रखते थे सारा चीज़ का, खुद बनाते थे, वो भी बना के खिलाए एक दिन उनके घर में भी। बाकी और जो अमेरिकन लोग हैं वो भी खिलाते थे, लेकिन उनका खाना तो फिर वही बात हो गई ना, फिर तो वही सारी चीज़ें आती थी जो हम लोग को अपने कल्चर से थोड़ा अलग। खाने की हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाने में कोई, हम उसमें झमेला नहीं पाते कोई, तो आराम से हम लोग खा पी के, तो हम लोग खा पी के अपना जो भी जहाँ खाने को मिलता है खा के अपना जिंदा रहते, कोई दिक्कत नहीं है। महीना भर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद याद चलते आती। तो मेरे कहने का मतलब है कि खाना बनाना चाहिए खुद से। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा इतना खाना आपने बनाया, हमने क्या चचड़ी बनता, चचड़ी दाल सब्जी चावल और वो पराठा क्या क्या सब बना के इतना करके आ रहे, रियाज आज कब करते? बोले ओ ये कैसे छूट सकता है। अब आपने तबला सुनिएगा, उनके तबला गोस्वामी जी के साथ बजा हुआ तबला, मेरे साथ बजा हुआ तबला, जयंतिका के साथ ठुमरी में लगी लड़ी, या सुन के देखिए किस क्वालिटी का बनारस घराने का तबला बजा है। वो बनारस में अनोखे लाल जी के खास शिष्य महापुरुष मिश्र थे। महापुरुष मिश्र जी से वो कलकत्ता में रहते थे। आशीष सेनगुप्ता ने उनसे सीखा। आशीष जी हमसे 2 साल बड़े,
वो वहाँ पे 1 साल या 2 साल ऐसे ही पढ़े। तो वो वहाँ पे उनसे सीखा उन्होंने, और इतना तगड़ा बनारस घराने का हिसाब से उन्होंने तबला बजाया। गोस्वामी जी के साथ संगत में हमको बाद में बोले, हमने कहा कि आपके बजाने में हमको पहली बार बनारस घराने का बनारस बाज का दिखाई दिया शैली। तो बोले कि हाँ लगता है तुमको काफी समझ है, तुम ही बात करो, तुमको काफी समझ है लगता है। हमने कहा नहीं, हम बहुत इसका अपने पसंद करते हैं, हमने बनारस घराने के तबले को बहुत सुना है। जिस तरह से शुरुआत में उठान लेकर के 3 अलग अलग लय का पल्ले का आपने किया, उसके तुरंत बाद अगला जो पकड़ा वो पेशकार बनारस का पेशकार था, उसके बाद अपने कायदा बजाया, सब एकदम जैसे लग रहा था कि सोलो में जो जो स्टेप बजते हैं वही स्टेप्स में बजाया अपने। सब मैंने बड़े गौर से तो बड़ा खुश होते थे, क्योंकि एक को किसी का वाह वाह क्या बजाया छा गए ब्रो, वो नहीं, दिल से तारीफ, हमने दिल से उनकी तारीफ की क्रिटिकली, तो बहुत खुश हुआ। तो जो हम बता रहे थे खाने पीने को लेकर के, तो अगर कोई बिल्कुल नहीं बना रहा है तो कृपया करके जरूर बनाना, और अगर कोई बहुत ज्यादा बना रहा है तो कृपया करके थोड़ा कम बनाना। मॉडरेशन जरूरी है। घर में खा रहे तो कोई बात नहीं, मम्मी खिला रही तब तो आपके समय ही समय है। तो आप क्या लगता है कि घर पे जो रहते हो ज्यादा रियाज करते हैं? यहाँ से कई लोग हैं जो कि घर में भी बहुत 2-4 महीना रह के आए, उनका ज्यादा रियाज हुआ घर में। आपने से पूछा, हमें जवाब नहीं चाहिए, हम जानते हैं जवाब, किसका क्या जवाब है हम बता सकते हैं। कौन माथा नीचा कर रहा है इस बात पे हम देख चुके हैं। आप जानते हैं कि घर में 2 महीना रहने से कुछ नहीं होने वाला है। मम्मी खाना बना के दे रही, पापा चावल लाके रख दे रहे हैं, घर में ना कोई काम ना धंधा, कपड़ा कोई धो रहा है वो कर रहा है, इसके बावजूद रियाज वाज होता नहीं है। रियाज वो लड़के करते हैं ज्यादा जो अपना काम समय से पूरा कर देते हैं। हर आशीष सेन गुप्ता जैसे हमने पूछे कि आप रियाज कब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो अब रियाज न करें, बोले जिसके लिए हम रोटी खा रहे हैं वही न करें, जिसके लिए हम यहाँ घूम रहे हैं, नहीं तो अमेरिका कैसे आते। तो बोले कि सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, सबसे पहले 2 घंटा मैं तबला जरूर बजा लेता हूँ, उसको बजाने के बाद ही मैं रसोई में घुसता हूँ। भले उसके बाद हमको 2-3 घंटा बनाने में लग तो जाते क्योंकि बड़ा सोफिस्टिकेटेड खाना बनाते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। घर की औरतें इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं बना सकती, वैसे बनाते थे, बिल्कुल परफेक्शन की पराकाष्ठा, जैसा तबला वैसा खाना। तो अच्छा खाना बनाना बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, वो भी फायदा करता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपको पता चलता है, आपके अंदर टेस्ट डेवलप करता है। वो सौंदर्य टेस्ट जो है वो भी संगीत का एक पार्ट ही है। अगर आप अच्छे ढंग से खाना बना के खाते हैं तो आप अच्छे ढंग से गा भी सकते हैं, बशर्ते कि आप टाइम उसमें स्प्लिट करें, ठीक से टाइम मैनेजमेंट करें। क्योंकि जो खाना नहीं बनाता वो मैगी बना के खाता है, उस रियाज ज्यादा करता है नहीं। हम देख चुके हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी है, कोई स्टूडेंट थे जो कि सुबह वो रोजा वाले दिन रमजान, और तो कुछ खाना वाना है नहीं, दिन भर बनाना भी नहीं है, अकेले रहती है या रहता है। अब सुबह उठे 3-3:30 बजे सहरी होता है ना, तो उसमें खा लेते हैं, ब्रेड खा लिया, 2 ब्रेड 4 ब्रेड दूध से खा लिया, काम खत्म। अगला पूरा दिन उसको ऐसे ही रहना है, बिना पानी बिना खाना। बहुत बड़ी बात है ना, साधना है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो ऐसी गर्मी में भी पड़ जाता है कभी कभी, पूरे दिन बिना खाए 6, 6:30, 7 बजे खाना खा रहा है या खा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इतना समय जिसका बच गया वो ज्यादा रियाज किया? कतई नहीं करता। जो बनाता है वो भी रियाज का दिक्कत है, जो नहीं बना तो खाना। फिर अब हम एक चीज और भी पॉइंट पर आते हैं खाने से रिलेट करके, कि ऋतु वाइज खाने में कम बेसी कर लेना चाहिए। जैसे ये गर्मी का दिन है, इसमें आदमी को थोड़ा कम और हल्का खाना चाहिए, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। दूध से ज्यादा दही, दाल थोड़ी पतली और कम मसाले वाली, सब्जी थोड़ी ऐसे बननी चाहिए। हाँ, चावल रोटी जो भी बना रहे थोड़ा ज्यादा गरिष्ठ नहीं खाना, तो रियाज में देख, हमेशा ये चीज देखते रहो कि हम जो खा रहे हैं वो हमको रियाज में फायदा कर रहे हैं। अगर हमको अपना खाना रियाज के लिए है तो वो हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य खाना खाना नहीं, मेरा उद्देश्य रियाज करना है। तो घर में जैसा भी बन रहा हो, कोई बना रहा हो चाहे खुद बना रहा हो, इसका ऋतु वाइज ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमारे पास ऐसे नए बहुत लोग आते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, क्या खाना चाहिए, ये खाने से क्या होता है।
मिर्चा खाने से स्वर बढ़ता है, और ये खट्टा खाने से क्या होता है, दही से क्या होता है, दुनिया भर के प्रश्न है। कुछ किसी को कुछ नहीं होता है। जो भी हमारा नेचर है, जो भी हमारा अपना अपना नेचर या फूड हैबिट है, जिसका जो भी, कोई पहाड़ का है उसका फूड हैबिट अलग हो सकता है, मैदान वाले का अलग हो सकता है, दक्षिण भारत वालों का अलग हो सकता है। दक्षिण भारत में या दाल बड़ा है ना, दाल बड़ा दक्षिण भारत से सांबर नहीं मना किया था तुमने शायद, चटनी सांबर आज खाली हाँ खाली बड़ा, नो सांबर नो दाल नो चटनी, तो खिला दिया गया आगे खिला। तो चलो दक्षिण भारतीय खाने की बात हो गई, पहले खाइए। तो ये जो कोई बातें होती है इसमें कोई वो नहीं है। हमने किसी भी दक्षिण भारतीय गायिका को गला बैठा हुआ नहीं पाया। सबका गला बहुत अच्छा होता है, और बिना इमली के उनका खाने नहीं बनता है। मार खट्टा मार खट्टा मार खट्टा, कहीं कुछ तो होता नहीं उनका। कि सारा तो हम लोग उत्तर भारत में बैठ के सोचते रहते, दक्षिण में तो मार कोई भी खाना बिना खट्टे के नहीं होता है। राजस्थान में जाओ, उनका गला तो हा क्या, मध्य प्रदेश राजस्थान लाल मिर्च खा खा के हाथ कर देते। गलत करें भाई, आप कई सारे बड़ी लाल मिर्च खाते हो भाई लोग। राजस्थान में तो लाल ही लाल सब्जी दिखाई देती, पीली कभी कभी, सब देखो तो लाल है। हाँ वो सब तो है ही है, जिसमें देखो मार मिर्चा नहीं खा सकते हो। सबके अपने अपने फूड हैबिट्स हैं, तो वो उसको फॉलो करना चाहिए। सबके घर के अपने अपने हैं, उसमें जरूर करना चाहिए। तो हम लोग हर तरह का फूड हैबिट्स कर रहे हैं। कल समोसा खाएं, आज थोड़ा दाल बड़ा खाएं।